गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन जो देख रहे थे पौष्टिकता एवं भोजन पकाने की विधियां, तो उन विधियों के अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कितना ज्यादा जरूरी जो पॉइंट है उसको अपन डिटेल में भी समझेंगे और साथ ही साथ में अपन इसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी समझ रहे हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा, कॉपी पे उतारिएगा और याद करिएगा। याद करने पे मैं विशेष जोर डालती हूँ क्योंकि याद करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जब तक आप याद नहीं करोगे ये सब चीजें लिखना तो व्यर्थ ही है ना व्यर्थ, तो याद करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि पारबॉइलिंग की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, अपन ने समझा था खमीरीकरण, फोर्टिफिकेशन, मिश्रित भोजन की प्रणाली और एक अपन ने एक और समझा था। कौन सा समझा था? अंकुरीकरण, जर्मिनेशन। तो उसके तरह ही एक और है, उसे अपन बोलते हैं पारबॉइलिंग प्रोसेस। और पारबॉइलिंग जो प्रोसेस होती है वो किस पर की जाती है? जो पारबॉइलिंग प्रोसेस होती है वो अपनी की जाती है प्यारे बच्चों चावलों के ऊपर। किस पर की जाती है? चावलों के ऊपर। चावलों को लेते हैं, जो जब पहला चावल तैयार हो जाता है खेतों से अपन उसको प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त करने के बाद उसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो जब साफ करते हैं जो धान होता है, धान मतलब जो चावल के ऊपर कवर होता है वो उसके ऊपर लगा हुआ होता है। ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि उसके ऊपर जो कवर लगा हुआ होता है वो उसके साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद में जो तत्व उसमें अनुपस्थित होते हैं वो उसमें ऐड करके। ठीक है, क्या बात समझ में आई? तो पारबॉइलिंग में हमने क्या देखा? अपन ने देखा कि जैसे कि पहले मैं समझा रही हूँ फिर मैं उत्तर लिखा दूँ। ठीक है, पारबॉइलिंग अपन किसने किए? चावल को धान के साथ पानी में उबाला जाता है। ठीक है, चावल को धान के साथ पानी में उबाला जाता है। धान नहीं सूखता, जैसे ये चावल है तो चावल के ऊपर एक कवर होता है ना, देखा है, ये तो चावल हो गया और ये चावल के ऊपर धान। जब वो इसके साथ उबालते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो पोषक तत्व धान में उपस्थित होता है उसको अपन चाहते हैं कि वो चावल के साथ कनेक्ट हो जाए। आई बात समझ में? ठीक है, तो अपना उद्देश्य क्या है कि जो चावल के ऊपर कनेक्ट है उसके साथ धान के साथ प्रोसेस हो जाए, वो उसमें आ जाए। इसमें विटामिन बी समूह व सी की वृद्धि होती है। एक बार इसको लिखो। सिर्फ अपन को ये प्रक्रिया को समझना है इस टाइम पे। ठीक है, लिख लो एक बार। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, चावल को लिया अपने और चावल को अपने हल्का सा अपने पानी के कांटेक्ट में, भाप के कांटेक्ट में उसको लाए और उसको 6 से 12 घंटे तक रखते हैं। कितने घंटे तक रखती है? ये वाली जो प्रक्रिया होती है वो होती है करीब 6 से 12 घंटे। 6 से 12 घंटे तक क्या होती है? ये वाली प्रोसेस होती है। और प्रोसेस होने से क्या होता है कि जो धान है उसमें उपस्थित पौष्टिक तत्व हैं वो उसके साथ सेट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं और वो चावल को क्या कर देते हैं, विटामिन सी व बी की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अब अपन आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अपन ये विधि क्यों कर रहे हैं, पार बॉइलिंग क्यों कर रहे हैं। पार बॉइलिंग करने का मुख्य उद्देश्य है कि भोज्य पदार्थ में उसकी पौष्टिकता को बढ़ाया जाए ताकि उसमें उपस्थित जो तत्व हैं वो उसके ऊपर फिक्स हो जाए, सेट हो जाए। इस कंडीशंस में अपन क्या करते हैं, पार बॉइलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है चावलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। और एक बात, पार बॉइलिंग की जो प्रोसेस होती है वो केवल चावलों के साथ ही की जाती है, ठीक है, और किसी के साथ नहीं की जाती। ये वाली चीज इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए अब अपन इसको लिख लेते हैं। तो अपन इसको लिखते हैं। इस विधि द्वारा चावल की पौष्टिकता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जिसमें देखो, इस विधि द्वारा चावलों की पौष्टिकता को बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। इसमें चावलों को धान के साथ में 6 से 12 घंटे तक भिगो कर के रखा जाता है, लिख लो। ठीक है, चलो लिख लेना इसको, पॉज कर, पॉज मतलब रोक करके अपन को लिख लेना है। इसे आगे का देखते हैं। रखा जाता है या कहीं कहीं भाप भी दी जाती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में अपन ने क्या किया कि पार बॉइलिंग में रखा, कहीं कहीं पे अपन ने उनको स्टीम भी दी और बाद में चावलों को सुखा दिया जाता है, ठीक है। और जो अपने पास आते हैं ड्राई फॉर्म में, तो अपन दुकान में आते हैं सूखे चावल ही तो लेके आते हैं, गीले थोड़ी ना लेके आते हैं, नहीं आते ना। तो उस पर लिखा होता है पार बॉइल्ड राइस। तो पार बॉइल्ड राइस में वो थोड़े महंगे पड़ते हैं पर वो पौष्टिकता की पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होते हैं, इसलिए उनका मार्केट में प्राइस ज्यादा होता है कंपैरिजन अपन करें अन्य चीजों से, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए पॉज करके लिख देना।
fortification प्रक्रिया द्वारा कौन से पोषक तत्वों फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा कौन से पोषक तत्वों की वृद्धि की जाती है? तो फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा आयोडीन युक्त नमक लिखो इसमें एक बार। हाँ, तो अपन ने देखा कि फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया जो अपन ने समझी थी उसमें भी अपन ने समझा था कि पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है। तो फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा आयोडीन युक्त नमक, विटामिन ए व ई युक्त वनस्पति घी व तेल भी बनाया जाता है। पॉज करके लिख लेना इसको, ठीक है? और लिखने के साथ साथ क्या करना है, याद करना। चलिए ये पॉइंट तो अपने बहुत अच्छे से समझ लिए पौष्टिकता वाले। अब अपन पकाने की विधियों की ओर चलते हैं और कौन कौन सी विधियां होती हैं उन सब के बारे में समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है होम साइंस के अंदर। तो चलिए पहली बात तो यही आ जाती है अपनी कि भोजन को पकाने के लाभ चलिए लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो अपन ने इसमें देखा कि भोजन को पकाने के लाभ कौन कौन से हो जाते हैं। तो भोजन को पकाने से वह क्या हो जाता है, सादा हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है, पौष्टिक हो जाता है और नरम हो जाता है। नरम मतलब सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट होने से क्या होता है, वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है, इजी टू ईट हो जाता है और साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। लिख लो, पॉज करके फिर आगे चल रहे हैं अपन कि भोजन पकाने की किस प्रकार की विधियां होती है।
चलो प्यारे बच्चों, और इसमें एक और हो जाएगा अपना गरम वायु। तो अपन ने देखा भोजन को पकाने की कुछ विधियां दे रखी है। इसमें एक है ताप द्वारा भोजन पकाना। इसमें क्या होता है कि कुछ पदार्थ को ताप की विधियों का प्रयोग करते हुए पकाया जाता है। फिर नेक्स्ट अपन ने देखी दाब द्वारा भोजन पकाना, और नेक्स्ट अपन ने देखा गर्म वायु के द्वारा भोजन का पकाना। ठीक है, चलिए देख लो एक बार पॉज करके इसको। खदकाना विधि से क्या प्राप्त कर रहे होता है। ठीक है, खदकाना को बोलते हैं सिमरिंग मेथड। सिमरिंग मेथड इसे कहते हैं। तो सिमरिंग मेथड के अंदर क्या होता है, इसमें भोज्य पदार्थ को °85 पर पकाया जाता है। जिससे खीर, कड़ी, इस प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। चलिए ठीक है, तो सिमरिंग मेथड में क्या होता है प्यारे बच्चों, बॉइलिंग में क्या होता है कि भोज्य पदार्थ को 100 डिग्री से ऊपर करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। और सिमरिंग में क्या होता है कि लो फ्लेम कर लेते हैं गैस अपन, और उसमें क्या होता है उसमें भोज्य पदार्थ दूध है, दूध में अपन ने चावल डाल दिए, तो वो कुक करते हैं और जब तक उसको पकाते हैं जब तक भोज्य पदार्थ क्या हो जाता है, अच्छे से पक नहीं जाता। तो इसलिए भोज्य पदार्थ को 85 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है, जिससे खीर, कड़ी, इस प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। कड़ी में क्या होता है, बेसन इक्वल्स टू हल्दी, हल्दी इक्वल्स टू अपना दही, और इन तीनों को मिला के अपन क्या करते हैं, हमको कुक करते हैं। कुक करने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे पकता रहता है लो फ्लेम पे 85 डिग्री सेल्सियस पे, और पक करके वो तैयार हो जाता है खाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अपन देखो। भाई कॉपियां दिखाइए आप मुझे लिखने का। बॉइलिंग विधि से क्या तात्पर्य है,
हाँ भाई, बॉइलिंग विधि में क्या होता है कि बॉइलिंग विधि से क्या तात्पर्य होता है? तो बॉइलिंग विधि के अंतर्गत भोजन पदार्थ को 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? उबाला जाता है। ठीक है, उबालने से क्या होता है? भोजन पदार्थ सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, कुक हो जाता है और खाने को तैयार हो जाता है। ठीक है, इजी टू ईट हो जाता है, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है, ये सारी चीजें सॉफ्ट, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है। देख लो एक बार, चलिए नेक्स्ट अपन चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन है अपना कि भाप द्वारा भोजन पकाने की विधियां कौन सी हैं? तो भाप द्वारा भोजन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विधि द्वारा बनाया जाता। एक बार लिख लीजिए, समझाती हूँ। अपना क्वेश्चन है भाप द्वारा भोजन पकाने की विधियां बताइए। तो ऐसी कौन कौन सी विधि होती है जिससे अपन भाप द्वारा भोजन पकाते हैं? तो इसमें अपनी दो विधि हो जाती है, एक प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है कि जिसमें भोज्य पदार्थ सीधे पानी के संपर्क में आकर के भोजन पक रहा है। एग्जाम्पल फॉर इडली को अपन ले लेते हैं, तो एक जालीनुमा एक अपना क्या कहते हैं उपकरण होता है, उसके अंदर अपन क्या डाल देते हैं? भोज्य पदार्थ डाल देते हैं, इडली का बैटर डाल देते हैं, ठीक है, घोल डाल देते हैं। आफ्टर इट अपन उसे जो सांचा होता है उसके अंदर डाल करके थोड़ा लिटिल बिट नीचे पानी डाल देते हैं और वो उसमें कुक होता जाता है। ये काम होता है अपना भाप द्वारा बनाने के अंतर्गत, प्रत्यक्ष के अंतर्गत। अप्रत्यक्ष में क्या होता है? जो बर्तन होता है उसके नीचे भी एक और बर्तन होता है और वो बर्तन क्या कहता है सीधे भाप के कांटेक्ट में नहीं आ पाता, पहले भाप उस बर्तन के कांटेक्ट में आएगी और उसके बाद में फिर वो भोज्य पदार्थ के कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, ये वाली सिचुएशंस होती है। चलिए देख लो एक बार, ये क्या है ना इसको, प्रत्यक्ष भाप विधि किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष भाव विधि के अंदर क्या होता है? प्रत्यक्ष भाव विधि के अंतर्गत पदार्थ जाली नुमा पात्र पे रखा जाता है, जिससे भाप के संपर्क में आकर ही क्या होता है? भोजन पच जाता है। लिख लो एक बार इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत सारी लिखना है। इसमें अपन ने क्या देखा कि अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत भोज्य पदार्थ जो होता है वो पात्र के अंदर रखा होता है। किसके अंदर रखा होता है? पात्र के अंदर रखा होता है। जैसे पात्र सुंदर पात्र है, उसमें भोज्य पदार्थ रखा होता है, वो फिर भाप के संपर्क में आता है और वो भोज्य पदार्थ पक जाता है। इसको लिख लो एक बार। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, इसको लिखने के साथ साथ याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था अपना पकाने की विधियों का पार्ट 1 है। ये पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। ठीक है, क्वेश्चंस फ्रेमिंग के साथ उत्तर समझने का इसलिए है क्योंकि अपन को क्वेश्चन भी पता होना चाहिए किस प्रकार से आता है और उत्तर भी किस प्रकार से आना चाहिए, अपने माइंड में बात होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? इस विधि में तो क्या होगा? पात्र के अंदर भोजन होगा और वो पक जाता है। चलिए, ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन आप करिए, उतारिए, याद करिए और नोट डाउन करके मुझे कॉपी चेक कराइए। कोई परेशानी है, वो समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।